मैं कोई नाटकीय रूप से नहीं कह रहा हूं कि मुझे बहुत क्रेडिट मिलता है। ना मैं अच्छा इंजीनियर हूं, ना आईएएस ऑफिसर बनने की मेरी काबिलियत थी। मैं फर्स्ट क्लास में पास होता था, पर जो साल मुझे मैट्रिक में था उसमें मुझे इमरजेंसी लग गई, तो मैं इमरजेंसी के खिलाफ काम में लग गया, तो मेरा परसेंटेज डाउन हो गया। मेरी दोनों बहनें मेरे से बहुत बड़ी थी। एक दामाद मेरे न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, डॉक्टर काकोडकर जी के साथ थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। और दूसरे दामाद नेपा पेपर मिल के मैनेजिंग डायरेक्टर, दोनों मेरे स्टूडेंट थे। और फिर सब आकर घर में चर्चा होती थी कि ये इसका ध्यान नहीं है, ये बिगड़ गया है। तो मुझे सब लोग मार्गदर्शन करते थे और बोलते थे कि तुम कम से कम तुम ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट बनो और कम से कम तुमको बैंक में नौकरी करो। तो मैंने अपने माँ से पूछा कि बैंक में नौकरी करके मैं क्या बनूंगा? बोले क्या बनूंगा नहीं बनूंगा, पर तेरे को लड़की मिलेगी, नहीं तो तेरी शादी नहीं होगी। फिर इसमें मेरी बहनें भी मुझे काउंसलिंग करती थी। तो एक दिन मैं स्टूडेंट लीडर बन गया, तो मेरा वैसा भी संबंध ज्यादातर ठोक पीट से ही ज्यादा रहता था। तो मुझे गोल्ड मेडल मिला यूनिवर्सिटी का, पर बेस्ट स्पीकर ऑफ मराठी करके मिला। और बाद में मैं जब ये बड़े मुश्किल से जब मैं एमबीए हुआ और जब मैंने कहा माँ को मेरे, क्योंकि मैं एक बहुत बड़े फैमिली से था, तो मेरी फैमिली एक बहुत बड़ी थी, राजा रजवाड़े जैसी बड़ी फैमिली थी। पर मेरे जन्म के बाद वो फैमिली पूरी डाउन हो गई थी। तो मिट्टी के बड़े बड़े बाड़े और माल गुजार कहते थे उधर हमारे यहाँ। केवल नाम मोटा आणि दर्शन खोटा, नाम बड़ा था, बाकी खाली सब ठनठनाट था। तो उसी समय लोग बोलते थे कि इसके जन्म से घर का नुकसान नहीं हुआ। पर माँ का प्रेम मेरे ऊपर था। और आज मैं आपको बताता हूं कि मैं इंजीनियरिंग के एडमिशन के लिए डिस्क्वालीफाई हुआ, क्योंकि 50% प्रोफेशनल एडमिशन को इंजीनियरिंग के लिए थी। और मेरी इच्छा थी कि 51 मिल जाए तो मैं कई सिफारिश से लग जाऊंगा, इंजीनियर बनूंगा, पर मैं डिस्क्वालीफाई हुआ। अब मुझे स्वाभाविक रूप से जब मैं महाराष्ट्र में मंत्री बना, 32 साल की उम्र थी मेरी, तो मुझे अचानक उस समय हमारे जो नेता थे गोपीनाथ मुंडे जी, उनने कहा कि मेरे पास पावर और पीडब्ल्यूडी 2 मंत्री पद है जो तुमको देने लायक है। तो पावर तुमको लेना है तो पावर लो, पीडब्ल्यू लेना तो पीडब्ल्यूडी लो। तो मैंने कहा आपको जो देना है वो दो। बोले उस समय एनरॉन का एक प्रोजेक्ट था महाराष्ट्र में, उसकी बहुत कंट्रोवर्सी चल रही थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम ऐसा करो, ये एनरॉन का बहुत बड़ा लफड़ाई चल रहा है, तो तुम पीडब्ल्यू ले लो। मैं पीडब्ल्यू लेता हूँ। तो मैं पीडब्ल्यू मिनिस्टर बना और तब मुझे ये सिविल इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग से मेरा संबंध आया। अब मैं शायद इस सभागृह में इस मंत्रालय का सबसे सीनियर व्यक्ति हूं, मंत्री करके नहीं, पर मेरा कालावधि ये सब बदलते हुए आए हुए हैं। मैं जब मंत्री बना तब के लोग रिटायर्ड हो गए, उसमें बीएन सिंह थे उस समय पहले, पर अभी सब लोग रिटायर्ड हो गए। और आए हुए हर नर व्यक्ति ने मुझे नया नया ज्ञान दिया, क्योंकि अलग अलग ज्ञान दिए बिना वो विद्वान कैसे होगा। तो अनेक लोगों का ज्ञान ग्रहण करने का अवसर मुझे मिला। अच्छे भाव में बता रहा हूं कि मुझे सीखने के लिए मिला। और आज सही में मुझे बहुत खुशी होती है कि ये जो कुछ आप क्रेडिट मिलता है, जो मुझे हमारे राज्य मंत्री को मिलता है, मैं सही में कहता हूँ ये क्रेडिट मेरा नहीं है। मैं 15-20-25 दिन पहले स्पेन में गया था, तो मेरा प्राइवेट टूर था, तो फैमिली मेरे साथ थी। अभी इधर तो पुलिस वाले कमांडो साथ में रहते हैं, तो वहाँ हम लोग कोई नहीं थे। तो हम स्पेन से उतरकर दुबई में आकर दूसरे इस पर जाने के लिए निकले। तो एक लड़की मेरे पास आई और मैंने कहा प्लीज सर एक फोटो निकालना है। निकाल लो। फिर देखते देखते 2-3 होते होते 70-80 लोगों ने फोटो निकाले। तो मेरे जो घर की पत्नी और सब लोग दूर खड़े थे। तो दुबई से वो उस देश में आया हुआ एक आदमी ने कहा
ही इज ए इंडियन फिल्म एक्टर। तो मेरे पति ने सुना तो उसने मुझे कहा कि वो आपको फिल्म एक्टर कर, मतलब उसको यही लग रहा होगा कि फोटो निकाल रहे तो कोई तो भी होगा। मुझे मेरी औकात और हैसियत से और ज्ञान से कई गुना ज्यादा प्रतिष्ठा मान सम्मान मिला है, और वो मिलने का कारण मैं नहीं हूं। वो जो कुछ मिला है उसका श्रेय यहाँ बैठने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स, अधिकारी और आप सब लोगों ने रात दिन मेहनत करके काम किया, उसके लिए मिला है। सो दिस इज नॉट माई क्रेडिट। पर क्या होता है कि अच्छे काम का जब क्रेडिट मिलता है तो गड्ढे वाले काम का डिस्क्रेडिट भी मिलता है। अब मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं हूं, पर जब मैं अब जैसा गाय का दूध लेंगे तो गोबर भी उठाना पड़ेगा, दोनों भी है। तो मेरी सोशल मीडिया पे पिटाई भी बहुत होती है। तुम्हारे रोड के एक एक गड्ढे लोग मुझे को रगड़ते रहते हैं, उसके फोटो भेजते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात जरूर है कि जो डिपार्टमेंट में प्रमुख होता है उसको अच्छे काम का क्रेडिट मिलता है, और कुछ कमियां होती है तो डिस्क्रेडिट मिलता है। तो ये स्वाभाविक रूप से है। पर मैं अक्सर अपने सब लोगों को कहता हूं, मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने 11 साल में जो कानून में बैठ नहीं सकता ऐसा गलत काम करने के लिए किसी अधिकारी को नहीं कहा। मैं यही कहता रहा कि डोंट ब्रेक द लॉ, बेंड द लॉ अप टू द लास्ट लिमिट ऑफ द ब्रेकिंग पॉइंट। और तुमको अगर फिर लगता है तो इसको करो, नहीं तो मत करो। और मेरा अनुभव अच्छा है कि कभी कभी मैं लोगों को बोल देता हूं कि ये काम नहीं होता, और मेरे घर पे जितने लोग आते हैं तो मैं यस और नो में ही बता देता हूं, फिर से इस काम के लिए मत आओ, ये नहीं होने वाला है। तो कभी ना कभी ये होता है कि जो काम हो सकता है वो करना चाहिए, जो नहीं हो सकता है उसके लिए नहीं बोल देना चाहिए। तो इसका स्वाभाविक रूप से लोगों को भी जानकारी रहती है, और हम सब काम कर भी नहीं सकते। और इसलिए ये जो काम इसका सब इतना बड़ा स्वरूप हुआ है, इतना रेपुटेशन तैयार हुआ है, सबसे अच्छा रेपुटेशन कैपिटल मार्केट का है। मैं बहुत बार अपने मेंबर ऑफ फाइनेंस को बोलता हूं कि तुम मेरे नाम का उपयोग करो। मुंबई के कैपिटल मार्केट में जब मैं महाराष्ट्र में कुछ भी नहीं था, अभी तो NHAI ने तो हजारों मंजिली दीवार बिल्डिंग है, जब कुछ नहीं था तब कैपिटल मार्केट में खूब पैसे हमने इकट्ठा किए। तो मैंने कहा आप चिंता ही मत करो, आप कैपिटल मार्केट में जैसे जाएंगे वैसे पले। कोचिन शिपयार्ड में शिपिंग मंत्री था, और CPM की सरकार थी केरल में, और उसका एक्सपेंशन करना था। सब CPM की यूनियंस उसका विरोध कर रही थी, और उसको बढ़ाने के लिए इक्विटी चाहिए थी। आज फ्लैगशिप कंपनी है हमारे भारत सरकार की। तो मधु करके उसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा लोगों का विरोध है, और मैं आता हूं। मैं मुख्यमंत्री जी के पास गया, मैंने कहा अगर आपको नहीं चाहिए तो एक काम करो, मैं एक्सपांशन दूसरे स्टेट में करता हूं। नहीं नहीं ऐसा मत करिए। मैंने बोला आप दुबई में, अबू धाबी में यहां से पढ़े लिखे लड़के वहां काम कर रहे हैं, उनको रोजगार मिला है, अब इससे और ज्यादा मिलेगा, आप उसका विरोध क्यों कर रहे हो? फिर वो तैयार हुए, और फिर से एक बार ऐसे ही बॉन्ड में काफी पैसे मिल गए, ओवर सब्सक्राइब हुए। तो आज कैपिटल मार्केट में कोई कमी नहीं है, लोगों का विश्वास है, और इसलिए रिसोर्सेस की कमी नहीं है। एक तो वित्त मंत्री जी ने हमें अच्छा बजट भी दिया है, और बजट के कारण हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। और रोड बनाना, ये ज्यादा स्पष्ट मैं बोल नहीं सकता, रोड बनाना तो प्रॉफिट कमाने जैसा है, क्योंकि हम जितने ज्यादा रोड बनाने में अगर नहीं बनाएंगे तो हम NHAI का और मिनिस्ट्री का नुकसान करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं कि 10 लाख करोड़ के 25,000 किलोमीटर 4 लेन करना है, तो ये 2 लेन पेवर शेड्यूलर का टोल अलग है और 4 लेन का अलग है, और लगभग 85 to 90% लैंड एक्विजिशन की जरूरत नहीं है। केवल आपको अच्छे मजबूत रोड बनाना है, प्रेफरेबली 6 इंच 8 इंच का व्हाइट टॉपिंग कंक्रीट का किया तो 15-20 साल मेंटेनेंस की भी जरूरत नहीं है, और रोड पे टोल लगेगा तो इसमें से 7 साल में तो पैसा निकल जाएगा, क्योंकि कुछ जगह 22,000 PCUs है, कुछ जगह 16,000 है, कुछ जगह 12,000 है, 10,000 के ऊपर की बात कर रहा हूं। तो ये रोड तो झटक हो जाएंगे। मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि अगर ये काम तो कुछ नहीं करना, आपको DPR बनाना है, कुछ हमारी भी कमियां होती है,
हमारे नए नए सब लोग हम आते रहते, कोई बोलता फॉरवर्ड, दूसरा बोलता है बैकवर्ड, तीसरा बोलता है स्टॉप, एक बोलता है डीपीआर बनाओ, दूसरा बोलता है मत बनाओ, तीसरा बोलता है क्यों बनाए, चौथा बोलता है बनाओ। ऐसा चलते रहता है। इससे मजाक में कहता हूं कि पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ कंपल्शंस, लिमिटेशंस एंड कॉन्ट्रडिक्शंस। तो ये थोड़ी बहुत समस्या आती रहती है। अभी आप एक काम करो कि आप जितने डीपीआर है, जो जो रोड बनाने के आपके आरओ और पीडी के पास है, उतने डीपीआर बनाओ मिनिस्ट्री को और भेजो यहां। इसमें पैसा लगने वाला नहीं है। और एक आपके सहयोग से मैं चाहता हूं कि हम 100 किलोमीटर पर डे ये एक बार पूरा करने की कोशिश करेंगे। अगर ये काम हुआ तो हम कर पाएंगे। ये कठिन है पर असंभव नहीं है। और इसलिए मुझे विश्वास है कि आप सब लोगों ने अगर तय किया तो ये होगा। एक बात जरूरी है कि वो जो ओनरशिप की है, ओनरशिप इज वेरी डिफरेंट। हमारे यहाँ एक लड़का स्कूल में फेल हुआ था, तो उसके माता पिता को बुलाकर हमारे क्लास टीचर ने उसको पूछा उनको कि इसको कुछ आता ही नहीं। बोले तो दिन भर अध्ययन करता ही है, 4-4 घंटे कॉपी लिखता है। तो टीचर को आश्चर्य लगा, 4-4 घंटे कॉपी में लिखते रहता है, ये फेल कैसे हुआ। तो उसका बोलो तुम क्या करते हो, तो बोले मैं स्कूल में रफ में लिखता हूं और घर जाके फेयर करता हूं। ये रफ से फेयर करने वाली कोई उपयोग नहीं। ओनरशिप का मतलब होता है कि आपको लैंड एक्विजिशन करनी है तो कलेक्टर के ऑफिस में जाना चाहिए। मैं बहुत बार ये मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स को पूछता हूं कि तुम इन राज्यों के इंचार्ज हो, कभी गए उस राज्यों में, कभी देखे वो रोड? बोले नहीं। फिर यहां बैठ के कागज की खेती करते हो, क्यों नहीं जाते वहां? जब तक आप वहां जाओगे नहीं, आपको प्रश्न ही मालूम नहीं होगा। और इसलिए साइट पर जाना, अब ये डीपीआर के बारे में सेक्रेटरी साहब ने सही कहा, डीपीआर वाले तो गलत बनाते ही है, पर आरओ और पीडी क्या करते हैं? जब डीपीआर आपको सबमिट होता है तो आप डीपीआर के ऊपर क्यों नहीं देखने के लिए जाते हैं? क्या आप में से कुछ लोग अगर तय करते हैं कि ये डीपीआर मिलने के बाद मैं खुद इसका इंस्पेक्शन करूंगा, तो शायद आपको गलतियां ध्यान में आएगी। और गलतियां हो सकती है। अब मैं मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे मैंने बनाया और बाद में ये सेव लाइफ फाउंडेशन ने उसका ये सेफ्टी ऑडिट किया और 70-72 मिस्टेक निकली, जिसमें एक्सीडेंट होकर हजारों लोग मर गए। तो उन्होंने मुझे प्रेजेंटेशन दिया, महाराष्ट्र सरकार ने भी मुझे कहा कि ऐसा ऐसा इसमें है। तो मैंने उनको कहा कि बिल्कुल सही बात है, रोड बनाते समय अगर ये बातें अगर हम ध्यान में रखते तो शायद ये मिस्टेक्स नहीं होती, हमसे गलती हुई, पर उसको स्वीकार करें। देखिए, इफ द मिस्टेक्स आर बोनाफाइड फॉरगिव देम, इफ द मिस्टेक्स आर मैलाफाइड उसको टॉलरेट मत करिए। मेरी टॉलरेंस लेवल बहुत ज्यादा है और अब मुझे लग रहा है 11 साल का मेरा निगेटिव पॉइंट है। मेरे खिलाफ जो चुनाव लड़ते हैं वो भी मेरे घर पर आके नाश्ता करते हैं और बोलते हमारे पोस्टर नहीं छपे, देने रहे पैसे नहीं, तुम दे दो। तो मैंने उनको भी दिए थे पैसे। अब प्रॉब्लम ये हुआ कि वो भी खुश है, तो मैं मेरे कांस्टिट्यूंट सब पार्टी का नेता हूं, क्योंकि जो मेरे खिलाफ लड़ता वो भी आता ही है मेरे पास अपने काम के लिए, उसके लड़के के काम के लिए आते, परिवार, मैं सबके काम करता हूं। पर एक बात मुझे अब ध्यान में आई है कि सांप जो होता है ना, बड़ा विषारी होता है, पर वो डसता नहीं तब तक उसका महत्व नहीं, और जिस दिन वो सीधा चलता है तो लोग काठी से उसको बदलते हैं। तो अब कॉन्ट्रैक्टर और अधिकारियों को, अब मेरी 11 साल की मानसिकता ऐसी बनी है कि जो अच्छे काम कर रहे हैं उनको अवार्ड दो और जो गलत काम कर रहे हैं उनकी ठुकाई करो। और मेरा एजेंडा साफ है। मैं सेक्रेटरी को हर बार बोलता हूँ, पीएम साहब हमको पूछते हैं, उन्होंने बोला कि आप कितने लोगों को मैंडेटरी रिटायर किया? हम नहीं किया। तो 2% का टारगेट तो रखो साहब, करो छुट्टी, मिलेगी पेंशन उनको। हो गया अब तक, कुछ काम ही नहीं करते और आए मुश्किल से। तो महाराष्ट्र में मेरे एक डिप्यूटी सेक्रेटरी थे, वो आने के बाद मैंने एक बार उनको हाथ जोड़कर कहा कि मैं तुमको एक प्रार्थना करता हूँ। बोले साहब बताइए, आप जो बोले वो आदेश का मैं पालन करूंगा। मैंने बोला कल से ऑफिस में मत आइए, मैं तुम्हारी प्रेजेंट भी लगा दूंगा, तुमको तनख्वाह भी मिलेगा,
पर तुम यहां आके रोज चलते गाड़ी में खिला ठोक कर पंक्चर करने का काम मत करो, तुम मत आओ यहां। कुछ लोग बड़े अच्छे होते हैं, ईमानदार होते हैं, इंटीग्रिटी के होते हैं, तो उनका एटीट्यूड निगेटिव होता है। हमें लोगों का, वी आर फैसिलिटेटर, वी आर क्वालिटी कॉन्शियस, हमें गलत काम करने वालों को ठोकना ही है, पर अच्छे काम कर रहे हो उसकी समस्या तो आप समझो। ये कौन सा न्याय है कि व्हेन देयर इज ए डिस्प्यूट बिटवीन टू पार्टीज, हाउ वन पार्टी बी ए जज? ये तो मुझे आज तक इस मिनिस्ट्री में समझ में नहीं आया कि जो जिसके खिलाफ डिस्प्यूट है वही जज बन जाता है। अब मेरे को ध्यान में है कि सबसे पहला अभी पकड़ना है तो NHI के लॉ ऑफिसर को पकड़ना है। अभी मैं आने वाला हूं NHI में, और मैं उनको पूछने वाला हूं कि 10 साल में NHI के खिलाफ जो हाईकोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जितने जजमेंट लगे हैं, वो जजमेंट विरोध में जाने के लिए कौन कौन अधिकारी जिम्मेदार है, उसका मुझे केस टू केस रिपोर्ट चाहिए। उन्होंने अभी तक ये नहीं किया होगा, वही गलती बार बार कर रहे हैं। फिर हमको पिटाई हो रही सुप्रीम कोर्ट में, ब्याज लग रहा है। अब 2 लाख केसेस हमारी लैंड एक्विजिशन की अभी तक पेंडिंग पड़ी हुई है। वी नीड टू फाइंड आउट सम ऑप्शन कि जिसके कारण हम इसका कुछ हमारे हाथ में कुछ नहीं है। और कभी कभी बड़ा अच्छा होता है, अभी एक CRF में केसेस हुई तो लोग भी, आप भी लोग, जैसे हम राजनीति में होशियार है तो आप भी होशियार है, आप क्या करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को काम दे देते हैं। अब स्टेट गवर्नमेंट को काम देने के बाद वो काम खराब होता है तो आपका उत्तर बहुत लीगल, लॉजिकल, इथिकल, बड़ा सुंदर उत्तर होता है, सर ये काम हमारा नहीं है, हमने स्टेट गवर्नमेंट को दिया है। अरे भाई, तुम्हारे 100% पैसे लग के अगर काम हुआ और उनने खराब किया है तो तुम जिम्मेदार हो। तुम पैसे देते हो तो काम अच्छा हुआ कि नहीं हुआ तुमको नहीं देखते। तो बहुत सी बातों में अभी हमें क्वालिटी के बारे में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, मैं मेरा थोड़ा सा एजेंडा संक्षिप्त में आपको बता दूं, क्योंकि मुझे भी मौका नहीं मिलेगा आपको मिलने के लिए। ये जो COS और EOT, इसकी कहानी बहुत पुरानी है, 11 साल में देख रहा हूं। मेरी मीटिंग लगती है तो 2-2 दिन में, 24 घंटे में हो जाता है सब, और जब तक मीटिंग नहीं लगती प्रपोजल नहीं आते, क्योंकि इसके लिए पहले इंडिपेंडेंट इंजीनियर, मैंने उसका नाम डिपेंडेंट इंजीनियर रखा है। ये तो ऐसा कैडर मैंने कहीं जिंदगी में देखा नहीं। वो NHI के छोटे से ऑफिसर के चेहरे की तरफ देख के बात करता है, जैसे पेरोल पर है उनके। आई एम सॉरी। अब वो उसका सर्टिफिकेट लाते लाते कॉन्ट्रैक्टर थक जाता है। अभी कॉन्ट्रैक्टर में दम ही नहीं तुमको बोलने की, क्या बोलेंगे? अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर मेरे खिलाफ, मेरे पास अगर तुम्हारी तकरार लेके आते हैं, तुम मन में तय कर, मिनिस्टर के पास जाते हो क्या? दिखाता हूं। मुझे आजकल मैं भी अपना पूरा, मेरा अपना रिपोर्टिंग नीचे लेवल, मुझे आपके सबकी कुंडलियां मालूम है अभी, कौन से जगह क्या हो रहा है, क्योंकि मैंने भी अपना कुछ, मुझे भी अनुभव से समझ में आया। तो आज जो स्थितियां होती है उसमें से अगर अपनी गलती है तो स्वीकार करो, निर्णय करो, फटाफट करो। जो नहीं करना है वो रिजेक्ट करो, जो करना है वो मंजूर करो। बैंक गारंटी वापस करनी है, उसके लिए साल साल लगाते हैं। क्यों लगाते ये मैं नहीं बोलूंगा, क्यों करते क्यों नहीं करते। अगर आपका काम खत्म हो गया, बैंक गारंटी वापस क्यों नहीं करते? नहीं, इसका मतलब यह है कि डिले इसलिए होता है, उसके कारण अलग होते हैं।